अब हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1 के उन प्रश्नों को देख लेते हैं जहां से हमने छोड़ दिया था। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तब स्तंभ की हमें ऊंचाई बताना है। तो जो अभी इस प्रश्न में कहा गया है उसके हिसाब से हम एक चित्र का निर्माण करते हैं। तो फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं, किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बिंदु और दो बिंदु है, ठीक है। इन दोनों बिंदु में अगर पाद यहाँ पे रहेगा तो उन्नयन कोण यहाँ पे रहेगा, उन्नयन कोण यहाँ पे है तो पाद यहाँ पे रहेगा, मतलब पाद और उन्नयन कोण एक साथ नहीं रह सकते, ये बात आप जान लो। तो मान लो ये पाद है, ठीक है, तो ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण का मतलब क्या है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 30 अंश के कोण पे हम ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो ये रहा, तो यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगा इसी को हम पाद बिंदु कहते हैं। ठीक, समझ में आ गई ये। तो यहाँ तक आप क्या कर लो, यहाँ पे एक बिंदु दो और यहाँ से यहाँ तक की एक ऊंचाई बन गया, तो यही है पाद बिंदु। तो ये कितना है, 15 मीटर है। ठीक, अब इन वाले रेखा को मिला दो, जहाँ से हम देख रहे हैं कितने अंश में देख रहे हैं, 30 अंश में, तो ये रहा 30 अंश में। और ये वाला रेखा क्या है, आधार है, तो आधार को भी आपको मिलाना होगा। तो देखो एक त्रिभुज बन गया और ये हो गया 30 अंश। उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कर रहा है, तथा भवन के पाद बिंदु से ऊंचाई के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर से बोल रहा है, तो फिर से उन्नयन कोण आया 60 अंश का, मतलब ये वाला चित्र नहीं होगा, एक और नया चित्र बनेगा। तो इस बार क्या होगा, इस बार यहाँ से हम देख रहे हैं और इस बार यहाँ से देखते हुए कहाँ पे देखेंगे, इधर। तो यहाँ पे देखो 60 अंश में हम देखेंगे, तो 60 अंश का बिंदु यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये वाला जो है ये क्या है, पाद बिंदु हो गया यहाँ से यहाँ पे। तो उन्नयन कोण क्या रहेगा, उन्नयन कोण इसकी दूसरी तरफ रहेगा, तो ये रहा उन्नयन कोण और ये हो गया 60 अंश में उन्नयन कोण और ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, तो ये वाला दूसरा पाद बिंदु है और इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो जिसको मानेंगे उसको H दे देते हैं। अब यहाँ पे इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। ठीक है, इसको हमने माना H मीटर। यहाँ पे C और B की भी मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं X मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होगा कि हम इसको क्यों माने। ठीक है, आने वाले अगर आप आगे बनाओगे तो आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि भाई हम इसको माने, कर्ण को क्यों नहीं मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कर्ण है, ये भी कर्ण है, पर हम इसी को क्यों मान रहे हैं, आधार को। तो यहाँ पे इसका कारण ये है कि ये दोनों त्रिभुज जो है, दोनों त्रिभुज के लिए आधार एक ही है, इसीलिए हम मान रहे हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो कर्ण, दोनों त्रिभुज के लिए कर्ण अलग अलग, इसके लिए कर्ण अलग है और इसके लिए भी कर्ण अलग है, इसीलिए हम कर्ण को ना मान के हम किसको मान रहे हैं, आधार को x मीटर मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखो माना AB ऊंचाई, AB बराबर कितना है, x मीटर, सॉरी AB का मान कितना है, h मीटर हमने इसको AB को माना। इसके बाद देखो B और C, BC भी है, तो BC को कितना क्या माने हमने, BC को x मीटर माने। उसके बाद C से D का मान दिया हुआ है, तो DC बराबर कितना है, 15 मीटर। अब यहाँ पे दो त्रिभुज है, अब इनमें से हमें किस त्रिभुज को लेके हल करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें जो छोटे वाले त्रिभुज है उसको लेके हल करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम बड़े को लेके हल करते हैं, देखो x को हमने माना है और h को भी माना है, तो दोनों मान हमारे माने वाले हैं, तो हम इसलिए इसको नहीं ले सकते। तो अगर हम छोटे को ले रहे हैं तो देखो एक मान यहाँ पे पहले से दिया और एक मान को माने हैं, तो हम इसको लेके हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये आता है कि हम इसमें सूत्र क्या लगाएं। भाई सूत्र भी तो पता होना चाहिए ना जो लगाना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। तो यहाँ पे जो हम सूत्र लगाएंगे वो सूत्र है, थोड़ा सा सूत्र के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। अब इसके उल्टा जो जो होते हैं उसको लिखते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक
कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो जो कर्ण है वो ऊपर चला जाएगा और लंब जो है नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया कर्ण बटा लंब। और इसका मतलब होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसमें भी ऊपर नीचे बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा होता है, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये हो गया आधार बटा लंब। अब इन 6 सूत्रों में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये हो गया कि इन 6 सूत्रों में हम कौन सा सूत्र का उपयोग करें। भाई इसको भी पता होना चाहिए, यही तो कन्फ्यूजन है। अगर आपको हर एक चीज़ पता हो तभी आप इसको हल कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप आगे हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है, यहाँ भी देखो लंब है और आधार है। क्या कर्ण दिया हुआ है? कर्ण का कोई मान नहीं, तो जिन जिन सूत्रों में कर्ण लगा है उसको आपको हटा देना है। तो कौन से सूत्र है? देखो साइन के साथ कर्ण का उपयोग हुआ है, हटा दो। इसके साथ भी, कॉस के साथ भी कर्ण का उपयोग है, इसको भी हमें नहीं लेना है। कोसेक के साथ भी कर्ण का उपयोग है और सेक के साथ भी कर्ण का उपयोग है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो टेन और कॉट। तो हम इन दोनों में से कौन से सूत्र को लेके हल करें? तो मैं कहूँगा आप दोनों में से किसी भी सूत्र को लेके हल कर सकते हो, मान वही आएगा। तो यहाँ पे हम देखो, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे, या फिर आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि मैं कॉट लेके भी वही मान ला सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा लेके हल करते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज क्या है? BCD। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज BCD में, ठीक है। BCD में कौन सा ले रहे हैं? BCD में हम ले रहे हैं कॉट को। तो ये हो गया कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का मान क्या है? आधार बटा लंब है, ठीक है। कॉट थीटा का मान है आधार बटा लंब है। और आधार का मान कितना दिया हुआ है? तो देखो आधार का मान x मीटर है और लंब का मान 15 है। और कॉट थीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो कॉट थीटा का मान जो उन्नयन कोण है 30 अंश, उसको लिखेंगे। तो लिख दो यहाँ पे, तो कॉट 30 अंश बराबर आधार का मान है 15 और लंब का मान है, सॉरी आधार का मान कितना है? x है ना, ये x है, ये आधार है और ये लंब है। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 15। ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब आगे हल करो। अब यहाँ पे देखो cot 30 का मान अगर त्रिकोणमिति सारणी में देते हैं तो कितना होता है? तो इसका मान होता है कर्णी 3 होता है। आप लोग उसमें देख लेना cos 30 में, ठीक है। ये कर्णी 3 हो गया और ये हो गया x बटे 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे अब हम तिर्या गुणा करेंगे। तिर्या गुणा करेंगे क्या होगा? जो नीचे का मान है वो ऊपर में चला जाएगा। तो देखो नीचे का मान क्या है? 15 है और यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 ऊपर जाएगा तो x का x रहेगा, तो इसको आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इसके साथ गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 15, ऊपर चला गया और ये गुणा होकर कर्णी 3, तो 15 गुणा कर्णी 3 बन गया और ये हो गया यहाँ पे क्या आ गया? x। तो x का मान आपको क्या प्राप्त हुआ? x का मान प्राप्त हुआ 15 कर्णी 3, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें ऊंचाई निकालना है, AB का मान, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम दूसरे वाले जो त्रिभुज है उसको लेके हल करेंगे। तो दूसरा त्रिभुज क्या है? ABC। तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में भी हमें क्या करना है? वही सूत्र लगाना है कॉट को, जो सूत्र हमने पहले लगाए हैं उसी सूत्र को दूसरे में भी लगाएंगे। तो कॉट थीटा के क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। आधार का मान कितना दिया हुआ है? तो आधार का मान अभी हमने ज्ञात किया है। देखो x का मान जो है ना कितना निकल गया? 15 3। तो यहाँ पे आप लिखो 15 3। चलो पहले यहाँ पे भी हल कर लें, साथ साथ रखेंगे। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान इस बार कितना रखेंगे? 60 अंश। तो कॉट थीटा का मान 60 अंश रखो। तो कॉट थीटा का 60 अंश में कितना होता है? 1 बटे कर्णी 3 होता है, ठीक है। कॉट थीटा में 1 बटे कर्णी 3। और आधार का मान कितना ज्ञात किए? 15 कर्णी 3। और लंब क्या है? तो लंब का मान अभी हमें निकालना है, क्योंकि ए बी क्या है? यहाँ पे लंब है, तो h, तो इसका मान दिया है वो माना है हम लोग यहाँ पे h। तो ये हो गया h। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम तिर्या गुणा करेंगे। तो जो नीचे का मान है वो ऊपर चला गया आएगा। देखो इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब जो नीचे का मान है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा h यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया h ऊपर आ गया और ये कर्णी 3 यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो गया 15, पहले से कर्णी 3 दिया हुआ है और गुणा कर्णी
3। ठीक है, और ये दोनों करनी क्या है, आधा आधा है, पूरा पूरा नहीं है, आधा आधा। दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा, पूरा करनी 3 बन जाएगा। तो ये है h, फिर 15 और यहाँ पे करनी 3, यहाँ पे करनी 3, दोनों गुणा होके कितना हो गया, 3 हो गया इस तरह से। फिर h गुणा ये हो गया 15 तिया 45 मीटर। तो ऊंचाई का मान कितना है, 45 मीटर, और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक, समझ में आ गया। अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न में कहा गया है उसके हिसाब से हम एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न फिर से पढ़ो। 2 मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। अगर यहाँ पे 2 मीनार बोल रहा है तो आप एक हिसाब से समझो कि ये लेंटर घर है। ठीक है, तो लेंटर घर को बना लेते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। तो इस तरह से एक लेंटर घर है, ये रहा। ठीक है, ये क्या है, एक साइड है और ये दूसरी साइड है, तो दोनों की क्या रहेगी, लेंटर घर है तो मतलब क्या है, दोनों की जो दूरी रहेगा यहाँ से यहाँ पे, तो क्षैतिज रेखा 120 रहेगा, तो ऊपर भी 120 जाएगा। भाई यही तो बता रहा है वो कि दोनों की दूरी क्या है, 120 है, तो क्षैतिज दूरी दोनों में 120 मीटर 120 मीटर रहेगा। आगे पढ़ो। उसके बाद दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, दूसरी मीनार से देखने पर, अब कहाँ से देखेंगे, तो देखो ये किनारे लेंटर का जो छत है वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, और खड़े होके यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो दूसरी किनारे है यहाँ पे एक फ्लैग लगा है, मान लो झंडा, तो इसको हम देखेंगे 30 अंश में, तो हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो ये 30 अंश उन्नयन कोण में देख रहे हैं, तो ये 30 अंश हो गया, और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी हमने मिला लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरी मीनार की ऊंचाई मतलब अगर ये वाला मीनार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कह रहा है 40 मीटर है, तो यहाँ से पूरे यहाँ की हमें लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ से यहाँ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लो इसको ऊंचाई, अगर ये 40 है तो आपको पता है लेंटर घर में कि ये दीवार 40 है तो ये भी दीवार 40 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, ये भी। पर हमें ये वाला मान पता नहीं है और इसको हम ज्ञात करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ये h है और h में इस 40 को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा h है, देखो h इस 40 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ की लंबाई h होता है और यहाँ से यहाँ की लंबाई बस 40 है, तो h में क्या करोगे, h माइनस 40 करेंगे। ठीक, समझ में आ गई ये। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गया, h माइनस 40 आ गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो ए बी, देखो ये अगर मान लेते हैं हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट सी हो जाएगा, ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट ई हो जाएगा। तो ए से बी क्या है, एच है इसका मान। ठीक है, एच ऊंचाई, इसी को हमें ज्ञात करना है। फिर बी से सी का मान रखो, तो बी से सी कितना है, 120 मीटर। फिर सी से डी का मान रख लो, तो सी से डी का मान है 40 मीटर। और यहाँ से देखो ए से ई का मान, तो ए से ई का मान है h माइनस 40 मीटर। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, तो आपको यहाँ पे जानना है भाई। तो यहाँ पे देखो कर्ण का कोई मान नहीं है, तो कर्ण का हमें त्रिभुज ही देखना है। ठीक है, ये चतुर्भुज को नहीं देखना है, हमें त्रिभुज में ही देखना है, तभी हम सूत्र लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कर्ण का कोई मान नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कौन सा सूत्र उपयोग होगा, या तो यहाँ पे टेन थीटा होगा या कॉट थीटा। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक सूत्र को हम ले सकते हैं। और मैं पहले प्रश्न में मैं प्रूव कर दिया हूँ कि आप चाहे टेन लेके बनाओ चाहे कॉट लेके बनाओ, दोनों में हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चाहे हम टेन ले चाहे कॉट ले, तो इस बार मैं टेन लेके बना रहा हूँ। तो यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में
टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटा आधार, यही होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है और टेन थीटा का मान कितना है, तो देखो टेन थीटा कितने अंश है, 30 अंश, उन्नयन कोण है, तो हमें यहाँ पे टेन 30 अंश लिखना है, ठीक है, टेन 30 अंश। लंब का मान है, ये लंब होता है, तो लंब का मान कितना दिया, h माइनस 40, यही है ना, h माइनस 40, तो इसका मान लिखो h माइनस 40। और आधार का मान क्या है, ये देखो ये आधार है, तो इसका मान है 120। बाकी को साइड पे देख लेते हैं। अब इसको हल कर लो, तो ये देखो टेन जो 30 है इसका कितने अंश होता है, जब त्रिकोणमिति जब अनुपात देखेंगे तो त्रिकोणमिति अनुपात में होता है, इसका मान होता है 1/3 होता है, और ये हो गया h माइनस 40 और ये 120। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो कर दो तिर्यक गुणा, तो ये जो नीचे का मान है ऊपर चला गया और ये वाला नीचे का मान यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 1 गुणा 120 होने पर 120 ही आएगा, और करनी 3, तो गुणा होगा किसके साथ, h और माइनस 40 के साथ, तो ये 120, ये हो गया अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h करनी 3 माइनस ये हो जाएगा 40 करनी 3। ठीक, यहाँ तक बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट नंबर है और इसके साथ h जुड़ा हुआ है, तो जो नंबर वाला है इसको इस पर पक्षांतर कर लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे ऐसी स्थिति में पक्षांतर करेंगे, तो ये पक्षांतर हो रहा है और ये इस पार आ जाएगा, देखो ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हो गया 40 करनी 3 हो गया, और बचा क्या यहाँ पे, h करनी 3 बचा। फिर इसको आगे हल करो, तो देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 40 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया रहेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। देखो 40 के पाड़े में 40 से कम 40 एक बार में आता है और ये 40 तिया बार में आता है, तो 40 हम अगर यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 40 तिया 3 बच रहा है, तो 3 में यहाँ पे बच गया, और 40 से कम 1 के साथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 करनी 3 बचा, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इतना बचा। अब यहाँ पे 40 और ये हो गया 3 प्लस ये 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो एक करनी 3 का 3 ही आएगा, और यहाँ पे फिर से आप तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर में जो ये 3 है, अगर ऊपर में देखो ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो ऊपर का मान जैसे नीचे का मान ऊपर जा सकता है तो ऊपर का मान नीचे भी आ सकता है। ये करनी कहाँ पे आ गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो नीचे आ गया, तो ये आ गया नीचे, और यहाँ पे बचा क्या, h। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम। अब हम यहाँ पे साइड पे हल करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो 40 है, ठीक है, यहाँ पे रख लो, ये 40 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग पार्टीशन में कर देते हैं। हमें क्या करना है, हमें करनी 3 का मान रखना है, तो 40 और ये 3 प्लस करनी 3 का मान कितना, 1.732 यही होता है, तो इस तरह से आप रख लो इसका मान, और यहाँ भी 1.732 यहाँ पे रखना है नीचे में, दोनों जगह में हमने मान रख दिया, और ये हो गया h। इन दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, तो इसको जब जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 40 और ये हो गया 4, 3 और 1 4, और दशमलव के बाद कितना है 732, और नीचे में कितना है 1.732, और यहाँ पे क्या है h है। फिर बाकी को बगल पे देखो, अब इस 40 को इसके साथ गुणा कर देंगे, तो 40 का जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, टोटल को हम अगर गुणा काट फिट करके गुणा कर रहे हैं तो टोटल जो मान आ रहा है वो आ रहा है, मैं टोटल ला रहा हूँ ना, आप इसको हल करके काट फिट करके गुणा कर लेना, तो जो मान आ रहा है वो आ रहा है 109.28 मीटर, ठीक है। h का मान कितना हो गया, इतना, और यही हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक। ये आगे इस तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो बाकी प्रश्न है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आप लोग पहले इसको बना के देखना, अगर नहीं बन पाएगा तब आप मुझे कमेंट करना, तब मैं आप लोगों को बना के बताऊंगा।